The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप दी लंदन टॉप शो देख रहे हैं। बात आगे बढ़ाने के पहले हम देखते हैं दिन का वीडियो। अभी से सुबह से अब तक कोरोना के शवदाह के लिए कितनी संख्या आ चुकी है? 76। गलत है, कम से कम 100 से ऊपर है। वो 76 लिखा है उन्होंने, आपने 76 लिखा है? नंबर 76 है मैम, यही 76 है। आपको 76वां नंबर मिला है? नहीं 76 हम लोग अंदर ही के हैं। आप ये अच्छा कितना 41 शव लकड़ी से जलाए जा चुके हैं। 41 मशीन से जलाए जा 4100 लकड़ी से जल चुके हैं। बॉडी आ चुकी है टोकन में 76 ठीक है, टोकन दे चुके हैं हम लोग। और उसमें से लकड़ी से कितनी जली और बिजली से कितनी जली? लकड़ी से 40 है और 25 उससे है इलेक्ट्रॉनिक। 25 इलेक्ट्रॉनिक और लकड़ी। आप कह रहे थे कि ये संख्या सही नहीं है। हाँ जी, क्योंकि मैं इतनी डेड बॉडी जलते देख के आया हूँ। 3 घंटे में रोकने लगी 50 देखेंगी ना तो आप कहेंगी आपकी भी आत्मा कांप जाएगी। नंबर हमको दिया है, अभी पर्ची दिखाते हैं। ये देखिए 77 नंबर तो 77 नंबर मेरा है। 71 नंबर 77 हमारा। कहाँ पर? नीचे है। शिवम जी, प्लीज आत्मा तो कहाँ? आपको कितनी देर बाद नंबर मिला? हमें अभी मिला है, हो गए 2-3 घंटे। वीडियो कानपुर के भैरो घाट का है। 23 अप्रैल की शाम जब दी लंदन टॉप की टीम यहां पहुंची तो पता चला कि यहां पर दिन भर में 76 लोगों के शव आ चुके हैं जिनकी मौत कोरोना से हुई, जबकि 23 अप्रैल को जारी सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस दिन केवल 3 लोगों की मौत कोरोना से हुई। आपने शहर के एक शमशान घाट का हाल देखा, सरकारी दावा भी देखा। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है कि किस तरह से लीपापोती की जा रही है। दिन के वीडियो के बाद चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के आंकड़ों की। बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,46,786 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,624 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 2,19,838 मरीज ठीक भी हुए। फिलहाल देश में कुल 25,52,940 एक्टिव केस हैं। राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक 66,836 मामले महाराष्ट्र से, 36,605 मामले उत्तर प्रदेश से, 28,447 मामले केरल से, 26,962 मामले कर्नाटक से और 24,331 मामले दिल्ली से आए। लखनऊ से बीजेपी विधायक सुरेश श्रीवास्तव का कोरोना से निधन हो गया। वे बीते 7 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। मध्य प्रदेश की जोबट विधानसभा सीट से विधायक और कांग्रेस नेता कलावती भूरिया की भी कोरोना से मौत हो गई। इंदौर के एक अस्पताल में बीते 10 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। दूसरी सुर्खी उत्तराखंड से है। चमोली में हिमस्खलन हुआ है। यह हादसा भारत चीन सीमा के पास स्थित सुमना क्षेत्र में हुआ। हिमस्खलन की वजह से बड़ी संख्या में लोग यहां फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब तक की सूचना के अनुसार सेना ने करीब 430 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। लगातार बचाव और राहत कार्य जारी है। सेना के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राहत और बचाव कार्य को लेकर सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। तीसरी सुर्खी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगे वसूली के आरोपों पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। देशमुख पर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने वसूली करवाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर के आरोपों की जांच सीबीआई को करने को कहा था। इसके बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने देशमुख के आवास सहित कई जगहों पर तलाशी भी ली। चौथी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। आज जस्टिस नुतालपति वेंकट रमना ने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हुए। जस्टिस रमना 26 अगस्त 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर
रहेंगे। 5वीं सुर्खी दिल्ली से है। ऑक्सीजन की किल्लत का सामना कर रहे अस्पतालों को आज भी राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद जयपुर गोल्डन अस्पताल, महाराजा अग्रसेन अस्पताल, बत्रा अस्पताल और सरोज अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने और तत्काल सप्लाई के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन टैंकरों की खरीद के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। हम दोनों सरकारों से बातचीत और समन्वय की उम्मीद करते हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डालने से जुड़ी कोई एक घटना का उदाहरण बता दे, हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। हम किसी को नहीं बख्शेंगे। दिल्ली सरकार स्थानीय प्रशासन के ऐसे अफसरों के बारे में केंद्र को बताए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हाईकोर्ट ने केंद्र से सख्त लहजे में कहा कि हम एक निश्चित तारीख चाहते हैं कि दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कब तक मिलना शुरू होगा। कोर्ट ने कहा कि हम आपके इरादों पर संदेह नहीं कर रहे, लेकिन फैक्ट यही है कि 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली तक नहीं पहुंच रही है। हम लोगों को इस तरह मरने नहीं दे सकते। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह दूसरी लहर नहीं बल्कि सुनामी है। अभी भी नए मामलों में तेजी आ रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मई के मध्य तक ये पीक पर पहुंच जाएगा। हम इसके लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं? इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि आने वाले हफ्तों में नए मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। सुर्खियों के बाद अब बात बड़ी खबर की। कोरोना की वैक्सीन की कीमत को लेकर काफी हल्ला हो रहा है। केंद्र सरकार के दावे निराले हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि आज दुनिया के सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। हमारी सरकार ने यहां भी देश के गरीबों का, मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। आज सरकारी अस्पतालों में कोरोना का फ्री टीका लगाया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में दुनिया में सबसे सस्ता यानी सिर्फ 250 रुपये का टीका लगाया जा रहा है। आपने नरेंद्र मोदी के दावे सुने। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में दुनिया में सबसे सस्ता यानी सिर्फ 250 रुपए का टीका लगाया जा रहा है। ये वीडियो इसी साल 7 मार्च की तारीख का है, लेकिन लगभग 1.5 महीने के समयांतराल में चीजें बदल गई हैं। कैसे? 21 अप्रैल को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्र, राज्यों और निजी अस्पतालों के लिए अपनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दाम तय किए। सीरम ने राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज और प्राइवेट अस्पताल को 600 रुपए प्रति डोज पर अपनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड मुहैया कराने का ऐलान किया। सीरम इंस्टीट्यूट की इस रेट लिस्ट में केंद्र सरकार के लिए प्रति डोज का दाम नहीं बताया गया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उन्हें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही 150 रुपए प्रति डोज के दाम पर मिल रही हैं। और जब सीरम इंस्टीट्यूट राज्य और प्राइवेट अस्पताल को क्रमशः 400 और 600 रुपए प्रति डोज तक पर कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं, तो जाहिर है कि जिस मूल्य पर जनता को वैक्सीन मिलेगी वो इससे ज्यादा ही होगा। और ठीक इसी जगह पर नरेंद्र मोदी का यह दावा कि हम प्राइवेट अस्पतालों में भी सबसे सस्ती वैक्सीन दे रहे हैं निष्प्रभावी साबित हो जाता है। लेकिन कहानी बस इतनी नहीं है, बात इसके आगे जाती है। क्या आपको पता है कि सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया भर के कई देशों को वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है और उन सभी देशों में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का एक डोज भारत में मिल रहे एक डोज के दाम से काफी कम है। जी, इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर का रुख कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूरोपीय यूनियन के देश कोरोना की वैक्सीन के लिए 160 रुपए से 260 रुपए तक प्रति डोज के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के मुताबिक ब्रिटेन प्रति डोज के लिए करीब 225 रुपए और अमेरिका करीब 300 रुपए का पेमेंट कर रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका ये पेमेंट डायरेक्ट एस्ट्राजेनेका को कर रहे हैं, ना कि सीरम इंस्टीट्यूट को। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील करीब 240 रुपए प्रति डोज के हिसाब से पैसे दे रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश सीरम इंस्टीट्यूट को प्रति डोज करीब 300 रुपए दे रहा है। हालांकि बीबीसी की एक रिपोर्ट में बांग्लादेश के स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि प्रति डोज की कीमत करीब 375 रुपए की बन रही है। इसमें बांग्लादेशी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर बेक्सिमको का मार्जिन भी शामिल है। इसके अलावा यूनिसेफ के कोविड वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब ने सीरम इंस्टीट्यूट को प्रति डोज करीब 395 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया है। फर्क साफ दिख रहा है। राज्य सरकारों को जिस कीमत पर सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन मुहैया करा रहा है, दुनिया के कई देशों को वही वैक्सीन उससे काफी कम कीमत पर मिल रही है। प्राइवेट अस्पतालों के दाम से अगर अंतर्राष्ट्रीय रेट कार्ड की तुलना करें तो ये फर्क और भी बड़ा हो जाता है। साफ है कि ग्लोबल मार्केट में कोविशील्ड की सबसे अधिक कीमत है। इसी दाम में प्राइवेट अस्पताल अपना प्रॉफिट का मार्जिन जोड़ देते हैं तो ये अंतर और भी बड़ा हो जाता है।
अब केंद्र सरकार की बात करते हैं। केंद्र सरकार के तमाम आश्वासनों का क्या, वो भी तब जब केंद्र सरकार ने संसदीय समिति के सामने ये वादा किया कि सरकार वैक्सीन का दाम 250 प्रति डोज से अधिक नहीं देने देगी। जी, दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन शुरू करने के पहले समिति के सामने वादा किया था कि इन अस्पतालों में 250 रुपए प्रति डोज ही लिए जाएंगे। वैक्सीन के लिए बजट में अलग से 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। आशा थी कि इससे वैक्सीन के 150 करोड़ डोज खरीदे जा सकेंगे, जिससे 75 करोड़ की आबादी को वैक्सीन की 2 डोज लगाकर वैक्सीनेट किया जा सकेगा। बजट के 1 महीने बाद संसद की स्थायी समिति में हुए विचार विमर्श के दौरान यह बात खुलकर सामने आई कि कोविड टीकाकरण के लिए राज्यों को अनुदान मांगों के तहत सीधे ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। संसदीय समिति ने इस पर आपत्ति जाहिर की। तर्क दिया गया कि कोविड वैक्सीन की नोडल एजेंसी स्वास्थ्य मंत्रालय है, लेकिन मार्च 2021 के शुरुआती हफ्ते, जिस समय ये पूरा उलटफेर हो रहा था, ये साफ नहीं था कि वैक्सीन के मूल्य के अलग अलग खांचे तय किए जाएंगे, वो भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी द्वारा। ऐसे में जब राज्यों को खुद से ही वैक्सीन खरीदनी है तो केंद्र से 35,000 करोड़ रुपए का क्या होगा जो बजट में अलग से आवंटित किए गए हैं। इस पूरी चरमराई और विसंगतियों से भरी व्यवस्था के मानी क्या है? वैक्सीन का ये पूरा अर्थशास्त्र इतने सवाल क्यों छोड़ जाता है? इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी से सुनिए कि 35,000 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में रखे थे। वैक्सीन कोई स्कीम नहीं थी, जैसा आप कह रहे हैं। 35,000 करोड़ रुपए जब रखे गए थे तब तक वैक्सीन को 18 साल से ऊपर के लोगों को बांटने का कोई कार्यक्रम नहीं था। सरकार ने वैक्सीन को लेकर हमेशा एक खास किस्म का रहस्य बनाए रखा कि वो कैसे बटेगी, किस तरीके की होगी। तो जो 35,000 करोड़ रुपए दिए गए थे उनका एलोकेशन स्पष्ट नहीं था कि वो कैसे एलोकेट किए जाएंगे। तब तक हमें यह भी नहीं पता था कि राज्यों को वैक्सीन बांटने की जिम्मेदारी दी भी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो ये चीज समझना थोड़ा मुश्किल है कि वो 35,000 करोड़ रुपए किस मकसद से कहां खर्च होंगे। लेकिन अगर आप वैक्सीन की लागत देखें, अब तो लागत स्पष्ट हो गई। 67,000 करोड़ रुपए राज्य और केंद्र को चाहिए। 35,000 करोड़ रुपए से काम नहीं चलने वाला है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर राज्य सरकारों को अपने बजट से पैसा खर्च करना होगा तो अलग बात है, वो टैक्स लगाएंगे, बाकी चीजें करेंगी। और अगर केंद्र सरकार को उन्हें वैक्सीन लगाने की लागत उठाने में मदद करनी पड़ेगी तो करीब 35,000 करोड़ रुपए की जरूरत और पड़ेगी, चाहे वो केंद्रीय और सरकारों के राज्य सरकारों के बजटों को मिलाकर। जो आंकड़ा हमारे पास अभी 67,000 करोड़ रुपए का मिल रहा है, 5% वेस्टेज को मिलाकर और 400 रुपए की कीमत पर प्रति खुराक का जो खर्च है, यानी 2 खुराकों के खर्च की बात। अब वैक्सीन के दामों पर जो इतनी बहस है, उस पर सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से सफाई आई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने अपने बयान में कहा है कि वैक्सीन के ग्लोबल रेट्स की तुलना करना गलत है। कोविशील्ड अभी भी सबसे ज्यादा सस्ती कोरोना वैक्सीन है। सीरम ने कहा है कि शुरुआती दाम कम रखा गया था क्योंकि वैक्सीन पाने वाले देशों ने एडवांस फंडिंग की थी। भारत समेत सभी देशों के लिए वैक्सीन का दाम सबसे कम था। लेकिन अपने बयान में सीरम इंस्टीट्यूट ने यह नहीं बताया कि भारत के अलावा दूसरे देशों को इस समय किस दाम पर फंडिंग की जा रही है या आने वाले समय में दूसरे देशों में वैक्सीन के दाम क्या होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ने आगे कहा है कि मौजूदा परिस्थिति गंभीर है, वायरस म्यूटेट कर रहा है, हमें पता नहीं कि आगे परिस्थितियां क्या होंगी। ऐसे में हमें वैक्सीन का प्रोडक्शन करते रहना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम वैक्सीन के उत्पादन की अपनी क्षमता को बढ़ाएं, लोगों की जान बचाएं और इस महामारी का मुकाबला करें। सीरम ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज में वैक्सीन की सीमित मात्रा दी जाएगी। साथ ही ये तर्क गिनाया है कि वैक्सीन का ये दाम कोरोना के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहे अन्य संसाधनों से बेहद कम है। इस जगह पर भी सीरम ने यह नहीं बताया कि वैक्सीन के 2 डोज मिलाकर अस्पताल को 1200 रुपए की लागत आएगी। प्रॉफिट का मार्जिन छोड़ दें तो ये मूल्य वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति के लिए शायद और ज्यादा हो जाता है। सीरम के बयान से अलग कई राज्यों ने वैक्सीन मुफ्त में देने की घोषणा की है। यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, केरल, तेलंगाना, बिहार, असम और छत्तीसगढ़ की सरकारों के नाम इस फहरिस्त में लिए जा सकते हैं। बीजेपी ने कहा है कि बंगाल में चुनाव जीतेंगे तो फ्री में वैक्सीन देंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने भी ये ऐलान कर दिया है कि 1 मई से वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। लेकिन क्या वैक्सीनेशन का स्ट्रक्चर इतना मुस्तैद है कि हम सभी को वैक्सीन 1 मई से लगा सकें? हमने कुछ अधिकारियों से बात की। महाराष्ट्र में काम कर रहे एक पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी बताते हैं कि वैक्सीनेशन के स्ट्रक्चर में खास दिक्कत नहीं होती। उनका कहना था कि वैक्सीन लगवाने आने वाली भीड़ में से लगभग 30% लोग प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा पैसा देकर वैक्सीन लगवा लेंगे। जुगत बाकी को सरकारी व्यवस्था में लगाने की है।
वहीं यूपी के एक अधिकारी बताते हैं कि 1 मई से वैक्सीनेशन ओपन करना समस्या नहीं है। हम वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस समय हमें कोरोना की दूसरी लहर में केसों से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों का एक बड़ा हिस्सा इस लहर में लोगों की जान बचाने में जुटा हुआ है। हम लोगों को बेड नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे में प्रभावी तरीके से वैक्सीन कैसे दें, बात इस पर आ जाती है और इसका इलाज ढूंढना है। दक्षिण भारत के बारे में बात करते हुए अधिकारी बताते हैं कि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में वैक्सीनेशन की समस्या इतनी विराट नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अंतर व्यवस्था का है जो संभवतः तुलनात्मक रूप से कुछ ज्यादा मजबूत है। अब देश भर में वैक्सीनेशन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसे बड़ी आबादी को कम समय में वैक्सीन दी जा सकती है, इसके लिए हमने जेएनयू के प्रोफेसर और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर विक्रमादित्य चौधरी से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये एक तो वही हो सकता है कि आप मैंने जो सेंटर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि जहां से पीएचसी सीएचसी के लेवल तक वैक्सीनेशन हम पहुंचा पाए। लेकिन उसके लिए जो समस्या और जो मतलब जो चैलेंज होगा वो ये चैलेंज है कि हमारे पास उपलब्धता क्या है। क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि हमारे पास 1 सप्ताह का है या 3 दिन का डोज है, तो ये डोजेज को ट्रांसपेरेंटली या तो तय किया जाए, क्योंकि देखिए अनाउंसमेंट से वैक्सीनेशन नहीं हो सकता है। वैक्सीनेशन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी से होती है। हम कोल्ड चेन कहाँ तक हम उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं, ठीक है। हमारे वैक्सीनेशन के लिए इतनी मतलब बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर नहीं चाहिए, -75 या -76 85 फाइजर और मॉडर्ना की तरह। लेकिन अगर वो भी हम अगर उपलब्ध कराते हैं तो ये क्लैरिटी होनी पड़ेगी जनता में भी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स निर्धारित कर सकती हैं कि वो पहले सप्ताह जो है वो 40 से 45 करें, फिर 35 से 30 करें, या व्हाटएवर जो उनकी प्रायोरिटी या सेक्टर निर्धारित कर सकते हैं कि जैसे स्कूल्स टीचर हैं उनको पहले दिया जाए क्योंकि बच्चे स्कूल जा पाए, क्योंकि उनको उनकी वनरेबिलिटी है। इस तरह से हम सेक्टर्स मैंने सर्विसेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सर्विसेज के लोगों को हम प्रायोरिटी देंगे विद इन दैट एज कोहॉर्ट। तो एक ये मॉडल हो सकता है जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से निर्धारित किया जा सकता है राज्य सरकारों के द्वारा, उनके द्वारा जो पब्लिक हेल्थ की टीम हो, जो इस बात को समझते हो कि उनके यहाँ कौन वल्नरेबल, उनकी वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करके दिया जाए। एक तो ये मॉडल हो सकता है। या जो लोग बाहर काम करते हैं, जो वर्क फोर्स में है, जिनके पास वर्क की आवश्यकता, उनको पहले दिया जाए, ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, उसमें प्रायोरिटाइजेशन किया जा सकता है। तो ये 2-3 ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसको कि विभिन्न राज्य सरकारें निर्धारित कर सकती हैं उनके यहाँ जो चैलेंजेज हैं उसके आधार पे और जो उनकी आवश्यकता है उसके आधार। देश को वैक्सीन चाहिए और इलाज भी चाहिए। देश के हर तबके के लिए इलाज और बचाव सुलभ को यह भी सुनिश्चित करना होगा। जो तंत्र 8 चरणों के चुनाव करा सकता है, जाहिर है उसी तंत्र के पास इतनी क्षमता जरूर है कि वो नागरिकों को प्रभावी ढंग से वैक्सीनेट भी कर सकता है। आप क्या करें? आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ख्याल रखिए उनका भी जो आपकी तरफ मदद की अभिलाषा से देख रहे हैं। ये था आज का लल्लन टॉप शो। मिलेंगे आपसे सोमवार को। शुक्रिया।